अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अगले 24 घंटे के अंदर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होने जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें अभी भी इससे नहीं हैं। अब कई सियासी तज्ज़ियाकार ये कह चुके हैं कि ये बिला वजह की एक तकलीफ़ है जो दोनों साइड उठा रही हैं, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। लेकिन चंद तज्ज़ियाकार काफ़ी पुरुमीद भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत की पोजीशन के हवाले से एक बयान दिया है जिससे काफ़ी हद तक पता लगता है कि आखिर इसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा। उन्होंने कहा है कि जनाब, हमसे वही डिमांड किया जाए जितना हम दे सकते हैं। बल्कि उनके अल्फाज क्या थे, ज़रा खुद सुनिएगा। इनको चाहिए कि ये हमारे साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तो हमारी बसात के मुताबिक हमारे साथ बात करें, मामले को आगे चलाएं। कमीशन आपकी बसात के अंदर है। इनको कोई समझाने वाली बात नहीं है, इनको आपसे मुझसे ज्यादा पता है। उन ख्यालों से बाहर आ जाएं जो ये समझते हैं ना कि हम ऐसे कर देंगे तो हम वैसे कर देंगे। ये ऐसे वैसे कुछ नहीं होना, ये मामलात ने जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ना। तो ये आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात सुनी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हाल कुछ ऐसा ही है। जो मुज़ाकराती कमेटी है उनके पास कितना को मैंडेट है वो सब जानते हैं। उनके अंदर फैसले लेने की ना पोजीशन है ना सकत है। उनको भी बार बार अडियाला जेल की जानिब ही जाना पड़ेगा अगर हतमी तौर पे कोई रिजल्ट इसका निकालना है। अगर दोनों साइड्स की ये पोजीशंस हैं कि उन्हें किसी दूसरी तरफ देखना पड़ेगा इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाने के लिए, तो फिर आखिर फ़ायदा क्या है? बेहतर नहीं है कि उन्हीं ताकतों को या उन्हीं अफराद को आपस में बातचीत करने दी जाए? ये बिला वजह का कैमरों के सामने बैठना, नशिस्त रखना और टाइम ज़ाया करना, कौम का भी और अपना भी, आखिर इसका फ़ायदा क्या है? तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर निसार जट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। राना एहसान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, ये आप भी राना हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है ये रानों को परेशानी में नहीं डाल दिया? ये किस किस्म का बयान दिया है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑब्वियसली राना साहब यही कह रहे हैं कि जो चीज़ें नामुमकिन हैं वो अगर मांगेंगे तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो उन चीज़ों की डिमांड करें जो मुमकिन तौर पे हो सकती हैं। और वैसे भी देखें, जब नेगोशिएशंस होती हैं तो आप अपने स्टैंड पे अगर खड़े रहें और फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं तो फिर मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होते। तो ये मेरे ख्याल से उनका मैसेज है और बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकरात अब कल जो है एक मरहला जो है वो पहुंचेगा, जो कि मैं समझता हूं कि जो डायरेक्शन पता चलेगी कि वेदर ये कंटिन्यू करते हैं, किस तरफ बढ़ते हैं। तो मुस्बत सोच के साथ हमें देखना चाहिए कि कोई मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन में हैं तो अच्छी की उम्मीद है। और मैं समझता हूं कि बेहतरी की तरफ ये मामलात जाएंगे। मैं भी पुरुमीद हूं। कौन सी गलत चीज़ मांगी आपके ख्याल में जो हुकूमत जो है वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती, ताकि हमें क्लियर हो ना कि ये इस लिस्ट के अंदर से कौन सी चीज़ निकालने वाली है? अंडे वाला बर्गर मांगा। नहीं, देखिए, हतमी तौर पे तो चीज़ें कल आएंगी। जब वो आएंगी तो उसके ऊपर जो है वो हमारी तरफ से एक हतमी जवाब आएगा कि क्या मुमकिनात हैं उसके ऊपर। तो मैं तो लिस्ट नहीं करूंगा, लिस्ट तो ये करें कि ये क्या इनकी डिमांड्स हैं और उसके ऊपर फिर मैं मौक़िफ़ आपको बता सकता हूं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी डिमांड गलत है। अभी तक डिमांड का नहीं पता लगा आपको, डिमांड क्या है? नहीं पता है मुझे जी, डिमांड्स का सारों को ही पता है, ये बोल रहे हैं, लेकिन तहरीरी तौर पे तो कल ही सामने आएंगी ना। अच्छा, वैसे तहरीरी तौर पे मुझे तो ये बचपन की एक वो बात याद आ गई कि नहीं, मुझे आई वॉन्ट टू हेयर दोज 3 वर्ड्स। ये मुझे वो उस तरह की स्टोरी लग रही है। वैसे सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है वो क्या डिमांड्स कर रहे हैं। ये बार बार क्यों इतना है कि जी लिख कर दें, लिख कर दें? लिख कर देने में इसमें कौन सी ऐसी खासियत है? देखिए, जब आप लिख के देते हैं तो मुज़ाकरात ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अच्छा। जब आप लिख के देते हैं तो पता चल जाता है कि हर नुक्ते के ऊपर जो है वो अगले बंदे का क्या मौक़िफ़ है, आपको लिख के जवाब भी मिले, फिर दिए जाएंगे। तो ये एक तरीके से हतमी बात होती है, कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये जो मुज़ाकरात हैं उनको आप एक ग्राउंडेड और एक सीरियसनेस और ट्रांसपेरेंसी अगर आप देना चाहते हैं तो ये उससे जो तहरीरी तौर पे जब आप लिख के बातचीत करेंगे उससे ये जो है वो मुज़ाकरात को मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये आपने राना साहब की बड़ी रियलिस्टिक बात सुनी। अब इसके ऊपर मजाक बेशक उड़ा लें, चाहे जो भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं वो कि भाई नहीं है, आप इतना कुछ हमसे मांग रहे हैं, हम नहीं दे सकते। वो कुछ मांगे जो हम दे भी सकें आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई।
मंसूर भाई, ये जब मैंने आपका ये क्लिप सुना है तो मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने ये कहा कि हमें बिसात नहीं, हमारी औकात के मुताबिक हमसे मांगे। अच्छा चले, तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। हुकूमत में बैठे हुए हैं और इस तरह नहीं होता। हमने उस वक़्त मुज़ाकरात का आगाज़ किया जिस वक़्त इन्होंने गोली चलाई, और पाकिस्तान के जो हालात उस वक़्त बने और पूरे पाकिस्तान में एक नफ़रत का जो एक वो सामने आया, उस चीज़ को मिनिमम करने के लिए, उसको हमने टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने ओपन डायलॉग जो है उसका जो हमने इरादा किया, और हमने पब्लिकली डिमांड की कि जी हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद स्पीकर साहब ने हमारी मावनत की। हम बेहद मशकूर हैं कि स्पीकर साहब ने इस मावनत को इंडोर्स किया और आगे की तरफ बढ़े। 2 नशिस्तें हुई। एक हमने जब इनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए, हमने कहा कि जी ठीक है, गुड गेस्चर के लिए कुछ ना कुछ आप हमें डिलीवर करें। एक तो एटलीस्ट इतना करें कि हम खान साहब से जो है खुले डुले माहौल में अपने जो है मामला तो उनके साथ डिस्कस कर सकें, ताकि वहाँ पर कोई कंट्रोल्ड माहौल ना हो। और दूसरा ये कि हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं एटलीस्ट आप उनको रिलीज़ करें, ताकि एक खुशगवार माहौल पैदा हो, एक अच्छी सेंस क्रिएट हो, और हम इस मुज़ाकरात को कंटिन्यू करने आगे की तरफ लेकर चलें। अभी तक मेरा ख्याल है कि मर के इन्होंने खान साहब से एक मुलाकात कराई, और फिर अपना उसके बाद फिर इनका आ गया कि जी नहीं, आप हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। खान साहब ने वो भी आमादा कर लिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेप नहीं, 2 स्टेप नहीं, 3 स्टेप डाउन होकर हम इस मुज़ाकरात को जो है कामयाब बनाना चाहते हैं। अब बॉल जो है वो अपना वो हुकूमत की कोर्ट में है। कल इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो अपने मुतालबात लिखकर तहरीरी तौर पर कमेटी को दे देगी। अब देखना यह है कि अब ये उस मुतालबात के बरक्स हम हमारे साथ ये क्या करते हैं, क्या उन्हें इंडोर्स करते हैं, सेकंड करते हैं, नहीं, इसमें नहीं डॉक्टर साहब 1-2 सवाल हैं, लेकिन सर इजाजत दीजिएगा, 1-2 सवाल हैं जी प्लीज। पहली बात तो ये, आपने ये जो बात कही कि जनाब बिसात का मतलब है हमारी औकात के मुताबिक जो है वो हमसे डिमांड की जाए। मुझे ठीक है, वी कैन लाफ एट दिस थिंग फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, हम इसका काफी इसको मजाक भी उड़ा सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन सर आप दोनों को पता है कि रियलिटी तो यही है, आपकी हुकूमत भी इसी तरह ही चल रही थी, इनकी हुकूमत भी उसी तरह ही चल रही है। ना आपकी हुकूमत के दांत थे या इस हुकूमत के दांत थे। मंसूर भाई प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब हम कहते थे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उस वक्त के आप सब हम पे कहते थे कि यार आप लोग क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। ठीक है। अब जब हम हकीकी मानों में पॉलिटिकल डायलॉग करने जा रहे हैं, जब हम पॉलिटिकल उस डायलॉग पे बिलीव करते हैं, हम उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो अब फिर वही छाप हम पर आ जाती है। इस तरह ना करें। हम सब आपके ऊपर नहीं आ रही डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपके ऊपर नहीं आ रही, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं आप करें इनसे बात। अगर ये कहते हैं कि जी असि नहीं दे सकते, या जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो होने दे, एक्सपोज होने दे, अच्छी बात है, लेकिन आप तो अपना फर्ज पूरा करें ना। हम अपना फर्ज कल पूरा करने जा रहे हैं ना। हमने तो कहा कि हम 1 स्टेप नहीं, हम 3 स्टेप डाउन होकर हम कल तहरीरी तौर पर ये मुआहदा, लेकिन सर आप लोग डेडलाइनें भी तो दे रहे हैं ना, सामने लेकर आ रहे हैं। सर आप डेडलाइनें भी तो दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाब फ्लैट डेडलाइन है 31 तारीख। नहीं मंसूर भाई मेरी बात सुने, नहीं मंसूर भाई देखें मेरी बात सुने, हम अपोजिशन में बैठे हुए, एहतजाज हमारा राइट बनता है। हम डेडलाइन को थ्रेट के लिए नहीं दे रहे। हमने एक डेडलाइन इससे पहले दे चुके थे, लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू है फिर हमने कहा कि जी ठीक है, आप हमारी इन चीज़ों को देखें, वॉच आउट करें। मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि जब आप डायलॉग के टेबल पे बैठेंगे, ये 1 या 2 सेशन की बात नहीं है, ये इसमें टाइम भी लग सकता है। नो डाउट हुकूमत को भी हमने स्पेस देनी है, हुकूमत को इतनी गुंजाइश हमने देनी है कि वो अपनी लीडरशिप से बात करे, वो भी इस डायलॉग को कामयाब बनाने के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। लेकिन हम अपोजिशन में बैठे हुए, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। ये नहीं हो सकता कि हमने डिमांड रख दी तो हमने प्रोटेस्ट नहीं करना, हमने अपनी डिमांड से पीछे हट जाना है। हम इस तरह नहीं कर सकते। हमारी बिल्कुल हम रिटर्न में मुआहदा जो है मुतालबा सामने लेकर आ रहे हैं, और मैं इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ और अपने दिल के साथ इस बात पर हूं कि खुदारा हम सबको पॉलिटिकल लोगों को एटलीस्ट इस चीज को जो है ना इंडोर्स करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस डायलॉग को आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत कुछ
जो है ना इसके बदले में नुकसान उठा लिया है। मेरा ख्याल है अवाम बड़ी के जबरदस्त पास बात इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बड़ी जबरदस्त बहुत अच्छा माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा। और मैं यकीन करें, मुझे खुशी महसूस हुई कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डायलॉग की बात की, पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने की बात की, तो जितने भी तजिए निगार थे उन्होंने बहुत इसे खुशाइन समझा। और मैं समझता हूं कि इस अच्छे माहौल में हम सबको एक दूसरे का बाजू पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी बहुत गुंजाइश एक दूसरे के लिए निकालनी होगी, लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं। हमने बड़ी तकलीफ का सामना किया है, एटलीस्ट उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अतर काज़मी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं सर, ये कितनी प्रैक्टिकल है? अगर बिल्कुल एक रियलिस्टिक एंगल से देखा जाए, क्या इनके ऊपर अमल हो भी सकता है? मिसाल के तौर पे जिस तरह ये कहते हैं जी 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया, भाई 9 मई के ऊपर तो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सजाएं अनाउंस करना शुरू हो चुके हैं, लोगों को सजाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जुडिशियल कमीशन किस तरह बनेगा? देखिए, इशू ये है कि हुकूमत में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी वाले, और तहरीक इंसाफ वाले इनसे जो चीज मांग रहे हैं वो आइन के अंदर हुकूमत के हाथ में है। या तो वो कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो हुकूमत आईनी तौर पे नहीं कर सकती। अगर हुकूमत की ये हालत है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम जुडिशियल कमीशन बनाने की पोजीशन में भी नहीं है, हम सियासी कैदियों के हवाले से कोई फैसला लेने की भी पोजीशन में नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ इनसे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अंडे वाले बर्गर मांग ले या फिर शोरमे मांग ले, ये तो नहीं है ना। यहाँ पे सियासी डायलॉग है, सियासी डायलॉग हो रहा है। और अगर एक हुकूमत इतनी खुदा न खास्ता बेबस है तो मेरे ख्याल में फिर तो उनको इस डायलॉग के अंदर होना ही नहीं चाहिए। फिर तहरीक इंसाफ वाले जो कहते थे कि हमें किसी और से बात करने दें, आप उनको करने देते। और दूसरा पॉइंट है कि एक तरफ डायलॉग भी हो रहे हैं, लेकिन वजीर दिफा साहब ने यह भी उस दिन फरमाया कि इनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का मामलात आगे नहीं बढ़ने चाहिए। फिर मरियम बीबी भी जिस स्कूल में जाती हैं, जिस कॉलेज में जाती हैं, वो वहां पे खड़े होकर तकरीर भी करती हैं। आज भी उन्होंने बच्चों को बताया कि जनाब वो किस किस्म की सियासत इमरान खान साहब करते रहे। तो वो दोनों तरफ से ये चीजें चल रही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह डॉक्टर साहब काफी होपफुल हैं और राना साहब भी, मुझे पूरा यकीन है कि होपफुल होंगे, लेकिन बदकिस्मती से मेरी ख्वाहिश तो है कि मामलात हल हो जाएं, लेकिन इन मुज़ाकरात के जरिए ये मुझे मामलात हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों नहीं आपको नजर आ रहे? देखिए, अब वो जो राना साहब ने फरमाया ना, जिसको उन्होंने बसात कहा और डॉक्टर साहब ने औकात कहा, तो उसी के बीच में जो है ना, कहीं पे मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना वो बसात है ना वो औकात है, बीच में कहीं मामलात हैं। तो वो उतना नहीं वो कर सकते। अगर उस लेवल तक वो जाएगी हुकूमत, तो वो हुकूमत के लिए अपने बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। अगर वो अब 26 नवंबर पे बना दें कमीशन या 9 मई पे कमीशन बना दें, तो फिर अगला उनका मुतालबा होगा कि आप वो 8 फरवरी को भी देखें। मैंडेट से वो पीछे तो नहीं हटे ना। तो मुझे ये लगता है कि ये इसी तरह मामला चलता रहेगा और कुछ दिन एंगेजमेंट रहेगी, उसके बाद फिर सिचुएशन क्लियर होगी। ये राना एहसान अफजल साहब ये बाकायदा तौर पे हुकूमत की बेइज्जती कर रहे हैं। ये लोग हुकूमत की बाकायदा तौर पे बेइज्जती कर रहे हैं, ये कह कह के कि जनाब इनको कोई बसात कह रहा है, कोई औकात कह रहा है, पता नहीं कौन कौन से लफ्ज निकल आते हैं इस तरह। तो ये आपकी हुकूमत की वाकई ये पोजीशन रह गई है कि आप लोग इतने वो कहते हैं जी अंडे वाला बर्गर इनसे मांग ले, यही हो सकता है, फिर और तो कुछ नहीं है। देखें, मेरे ख्याल से राना साहब ने जो बात की उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। बहरहाल ये उनका अपना मौक़िफ़ भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। अगर आप तारीख निकाल के देख लें, जब ये हुकूमत में थे और इनके नैपी चेंज होते थे, तो तब भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो सियासी हरीफ है उनसे बातचीत की और उनको कहा कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। उसके बाद भी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एपिक्स कमेटी हो या फ्लोर ऑफ द हाउस हो, यही कहा कि हमें फसादात की सियासत को दूर करके मुल्क के एजेंडे को आगे रख के बातचीत मिल के काम करना चाहिए। तो हमारा तो ये मौका बड़ा क्लियर है कि ये मुज़ाकरात का यही टेबल है, यही होने चाहिए। आप देखें, अब बात यह कि इनकी मांगें पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर कोई इनकी मांग, मिसाल के तौर पे जुडिशल कमीशन की इनकी मांग है,
अगर आप मेरे से पूछें तो जुडिशल कमीशन भी अगर आप बिठाएंगे तो उसके अंदर भी यही साबित होगा कि 9 मई के ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि पूरी कौम ने देखा था कि ये जिम्मेदार हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो कोई इनकी कोई बेगुनाही साबित हो जाएगी। ये तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रांसपेरेंट कि ये जो है वो उसके अंदर, लेकिन उसकी जो है कि वो बनेगा या नहीं बनेगा उसकी भी डिबेट होगी ना, लॉजिकल, उसकी एक लॉजिकल एक उसका एनालिसिस किया जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि जुडिशल कमीशन कब बनते हैं, वो तो शुरू में बनते हैं जब आपकी अदालतें सजाएं सुनाना शुरू कर दें और 90% ट्रायल मुकम्मल हो चुका हो। क्या उस स्टेज पे जुडिशल कमीशन बनते हैं? क्या जुडिशल कमीशन जो है उसके क्या TORs होंगे, क्या वो TORs दोनों साइडों को कबूल होंगे नहीं होंगे? बहुत सारे सवालात हैं। ये सवालात जब मुज़ाकराती कमेटी बैक एंड फोर्थ अपने जब ये पुट अप करेंगे और उसके बाद दीगर और जमातें भी हैं उनका इनपुट भी आएगा, वो भी इंटरनली डिस्कस करेंगे कि ये वायबल है नहीं वायबल है, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो हर जो इनकी डिमांड है उसको लॉजिकली देखा जाएगा ना। अब ये कहते हैं हमारे सियासी जो कैदी हैं उनको रिहा करें, तो सियासी कैदी की क्या डेफिनेशन है? क्या उस डेफिनेशन के ऊपर 9 मई के हवाले से जो लोग पकड़े गए हैं और उनके ट्रायल्स चल रहे हैं और उनके खिलाफ एविडेंस भी है और सब कुछ है और वो प्लेस भी हो रही है अदालतों में, तो उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? उसके क्या तरीकाकार होगा किसी को डिटर्मिन करने के लिए कि वो सियासी कैदी है नहीं है? ये वो सारी डिबेट है जो होगी, और फिर कोई जो हुकूमत की तरफ से जो कमेटी है वो कोई हतमी जवाब देगी। तो मैं तो इसको समझता हूं कि ये फोरम यही होना चाहिए। और ये जो हिंट है कि जी बैकडोर पे कुछ चल रहा है, हमने उसको भी रिजेक्ट किया कि हम तो नहीं समझते कि बैकडोर पे, और एस्टैब्लिशमेंट का भी जो है वो बड़ा क्लियर है स्टेटमेंट के वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। तो एक सिर्फ एंगल, मैं आपको ये, आप ये बात माने या ना माने, लेकिन मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश जरूर करूंगा कि सर अगर एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत चल रही हुई ना, आपको भिनक भी नहीं होनी, आपको पता भी नहीं लगना कि ये हो गया। चलें देखें, अगर ऐसे होगा तो जो उनका अपना मौकफ है वो उसको नेगेट करेंगे, और वो बात भी फिर छुपी तो नहीं रहती ना, वो सामने आ जाती है। तो हमने तो उसको नेगेट किया है कि ऐसा हम नहीं समझते कि ऐसा कुछ हो रहा है, और अभी भी जो चीजें हैं वो एक लॉजिकली उसको डिस्कशन किया जाएगा और इनको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारी औकात भी है और बिसाक भी है। अच्छा। और लेकिन जो चीज अगर नहीं हो सकती तो उसकी वजूहात होंगी, वो फिर सामने आ जाएंगी। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब, ये जहां तक 9 मई के हवाले से बात हो रही थी, अली अमीन गंडापुर साहब ने कल रात को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें अपने लोगों के हवाले से उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी, इनके अपने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी मुलव्विस थे इस सारे मामले। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा, फिर मैं सवाल करता हूं, सुनिएगा जरा। हमारे बहुत से जो लोग हैं हम उनको डिसोन नहीं करते, उन्होंने नादानी की, उन्होंने गलती की, कहीं पे घुस गए, तो एटलीस्ट आई डोंट डिसोन देम, दे वर माय पीपल, वो हमारी पार्टी के लोग थे। गलती की, कानून के मुताबिक सजा है। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप उसे नाजायज करें और जाती अना बनाकर किसी के साथ इस हद तक चले जाएं, कभी आपको गोलियां मारें। मेरे लीडर को बगैर वजह के जब वो सुबह सवेरे निकलते हुए कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, आपने खुद ही लोगों के जज्बात को उजागर किया। और जब आप जज्बात लोगों के उजागर करेंगे, अगर उसमें आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो जाहिर बात है प्रोटेस्ट में कोई जज्बात में थोड़ा आगे जाता है तो उसको आप बिल्कुल ये बना देंगे कि पता नहीं वो दहशतगर्द बन गया। ये डॉक्टर साहब कहानी शुरू हुई थी इस बात से कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और हमारे तो बंदे नहीं थे, बंदे तो कोई और थे। आज आपके वजीर आला यहां तक तो कम से कम आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं डिसोन नहीं करता, बंदे हमारे ही थे, वो एक रेड लाइन क्रॉस कर गए। ये एक तब्दीली आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस में। मंसूर भाई, मैं थोड़ा सा इसको और मजीद आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, मैंने अपने हमेशा प्रोग्राम्स में अपना जो है ना 9 मई को साने 9 मई का है। मैंने कभी इसे ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा एक्ट हुआ या कोई बड़ी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कोई अप्रिशिएटिंग वाली बात है। मैंने इसे कंडेम, सिर्फ कंडेम ही नहीं, मैं हमेशा इसे साने कहता हूँ। इशू ये है कि 9 मई का एक वाक़या होने के बाद ये 9 मई की जो सारी वारदात है इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसकी बेनिफिशरी नहीं है? क्या झूठे मुकदमा लोगों पे नहीं बने? क्या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको क्लीन चिट नहीं मिली? क्या वो लोग जिन लोगों ने जो मुलव्वस नहीं थे उनको ऊपर 45, 100, 150 FIR नहीं हुई? एक वक्त में 100 FIR नहीं हुई? क्या हमारे हलकों में हमें जाने दिया? क्या हमारे हलकों में कैंपेन करने दी? क्या हमारे हलकों में हमारे दोस्त अहबाब जो के
हमारे फ्रंट पर हमारे साथ खड़े थे, क्या उनको इसका निशाना नहीं बनाया गया? अगर 10 लोग मुलव्वस थे तो 500 लोगों को बेगुनाह उसके अंदर शामिल किया गया और उनको इतना रगड़ा दिया गया कि उनके कारोबार तबाह हो गए, उनका घर बार तबाह हो गया। इस तरह नहीं होता। इस चीज की ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने हमेशा कहा कि 9 मई की एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। जो गुनाहगार हैं, हम कब कहते हैं कि गुनाहगार को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो अभी तक अदलिया में केसेस चल रहे हैं, आप मिलिट्री कोर्ट से हटकर एक केस भी बता दें जिसमें आम अदालत ने सजा सुनाई हो या आम अदालत ने कहा हो कि जी ये गुनाहगार है। प्रोसिक्यूशन अभी तक कोई भी एविडेंस क्रिएट करने में नाकाम गई है। प्रोसिक्यूशन टोटल फेल जा चुकी है। इन हालात में अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा दे तो हर्ज क्या है? कोई चलान नहीं। क्या दोबारा टाउन का मेरा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अभी भी उधर ही एग्जिस्ट करता है कि क्या आपकी पार्टी कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि 9 मई के अंदर आपके लोग मुलव्विस थे? ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि गंडापुर साहब तो कर रहे हैं। मेरी बात सुने मंसूर भाई, जिस वक्त लोग निकले, बहुत सारे लोग जज्बात की रूह में आगे बढ़े, इसे हमने कभी डिनाई नहीं किया। हाँ। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इधर फुल स्टॉप हो जाए सर। लेकिन जैसे रास्ता सर, इधर रुक जाए ना सर। एक छोटा सा है सर, इससे आगे ना जाए ना, इससे आगे ना जाए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं ना जज्बात की रौ में बह गए, सर दुनिया के अंदर हर जुर्म जो है वो जज्बात की रौ में बह के ही होता है। चोर जो है ना वो भी जज्बात की रौ में बह के चोरी करता है, डाकू भी जज्बात की रौ में बह के डाका मारता है, कातिल भी जज्बात की रौ में बह के कत्ल करता है। अगर जज्बात की रौ में बह के अगर वो ये सब कुछ करते हैं, ये आपके लाए हुए बंदे, अगर एक बंदा कत्ल करे भाईजान, एक बंदा कत्ल करे और पूरे गांव को आप कहें कि जी आप मुलव्वस हैं, तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। एग्री करता हूं आपकी बात। अगर जिसने जुर्म किया है, जिस जुर्म करने वाले को सजा देना, जिसने जुर्म किया ही नहीं है उसको आप किस बात पर रगड़ा दें? जो लोग लटका के डॉक्टर साहब, जो लोग कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर से पकड़े गए, जिनकी फुटेजेस मौजूद है, मुजरिम डिक्लेयर करते हैं आप उन्हें? मानते हैं वो मुजरिम है या नहीं है? बताइए सर। अदालतों में केस है, प्रोसिक्यूशन नहीं, उनको तो सजाएं होगी ना सर, उनको तो सजाएं होगी ना। देखे ना मेरी बात नहीं, वो तो आर्मी कोर्ट में सर, देखे आर्मी कोर्ट में हुई है। आर्मी कोर्ट का अपना केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर यह सवाल किया कि अगर कोर कमांडर हाउस में लोग घुसे तो वहां पर सिक्योरिटी वाले कहां थे? क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं अपना सिक्योरिटी का इसका जवाब कौन? डॉक्टर साहब, वो एक डिफरेंट डिबेट है। वो है डिबेट, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट डिबेट है। वो सिक्योरिटी लैब्स है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग अंदर गए, जिन्होंने बाउंड्री वॉल को क्रॉस किया, आप उनको मुजरिम मानते हैं कि नहीं मानते? मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं आपसे। चले एक बात इसके साथ एक और भी ऐड कर ले। जो वहां पर रोक रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि बाहर आए, उनको आप गुनाहगार कैसे कर रहे हैं? राशिदा बीबी को आज तक जेल में रखा हुआ, क्या है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर? डॉक्टर राशिदा नहीं, वो वहां पर वीडियो में, उसी वीडियो में वो ये भी कह रही है, वो भी डॉक्टर यास्मीन राशिदा, वो हाँ जी सॉरी डॉक्टर यास्मीन साहब की वीडियो में ये नहीं बयान आता रहा कि जी बाहर निकले। अब मुझे नहीं करना। वो आज तक सर एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, वो जेल में है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं जवाब देता हूं ना, मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे ये बताइए, अगर आपके घर के बाहर मैं इस वक्त 500 बंदा ले आऊं, मैं उसको लीड करूं एहतजाज को, मैं 500 बंदा लाके आपके घर के बाहर खड़ा कर दूं, उस 500 में से 100 बंदा आपके घर के अंदर घुस जाए और जाके तोड़फोड़ कर दे, मैं बाहर से कहता रहूं नहीं अंदर मत जाना, डॉक्टर साहब के घर को कोई कुछ ना कहे। 500 बंदा तो मैं ही लेकर आया था ना। 500 बंदा आपके घर के बाहर किसने लाके खड़ा किया? जब मैं लेकर आया था ना। जब मुझे नहीं इस तरह ना, तो फिर अगर मेरे पास भी 100 बंदा बंदूक वाला खड़ा हो, मेरे हाथ में भी बंदूक हो, तो 500 में से एक भी घुस के दिखाए, कैसे घुस के दिखाता है? सिर्फ फर्क ये है ना सर, वो कैसे ये दोनों तरीके होते हैं। मेरे पास अगर नहीं इस तरह नहीं सिक्योरिटी लैब्स को नहीं, सिक्योरिटी लैब्स नहीं ना सर, सिक्योरिटी लैब्स को आप शायद गोली चला सकते हो, सिक्योरिटी लैब्स सर आप गोली और लोग गए। अच्छा एक मिनट सर, ये वही सर, ये वही सुन ले सर, ये वही लाहौर है, ये वही लाहौर के शहरी हैं। जब इससे पहले 14 लोगों के ऊपर गोली चली थी तो तब क्या हुआ था? तो क्या चला देनी चाहिए थी? या तो फिर आप कह दें, आज डॉक्टर निसार जट साहब ये बात कह दें कि 9 मई को जो कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसा, सुन ले डॉक्टर साहब एक मिनट सुन ले, मैं ये कह रहा हूं ना, मॉडल टाउन में गोली नहीं चली, गलत हुआ ना सर, मैं ये तो कह रहा हूं। या तो आप कहें वहां पर नहीं शहीद हुए सर डॉक्टर साहब, या तो फिर आप कहें कि 9 मई को, या फिर ये स्टेटमेंट दे दें,
आप एक काम करें, ये स्टेटमेंट दे दें कि 9 मई को जिसने कोर कमांडर हाउस की दीवार फलांगी उसे गोली मार देनी चाहिए थी। कह दें ये बात। मैं ये कहता हूं कि कोर कमांडर हाउस में घुसना सबसे पहला फॉल्ट सिक्योरिटी लैब से, और जो लोग अंदर दाखिल हुए उन्होंने गलत किया। ठीक है, डन, ठीक है। नहीं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए थी। आप बताइए, उन्हें गोली मार देनी चाहिए थी कि नहीं? यार मंसूर भाई, अगर मुंह में डालकर आप बात करवाना मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप करवा सकते सर, मैं आपसे पूछ, मैंने कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ताकत नहीं, इस तरह नहीं कि आप ताकत भी रखते हो, आपके हाथ में बंदूक भी हो, आप सब कुछ कर भी सकते हो। आप कोर कमांड वहां से अपना जो नवाब कहां से चला है, अपना क्या नाम इसको कहते हैं, लिबर्टी से। ठीक है जी, ऐसा ही है कि वो अचानक आ गया था, लिबर्टी से चला, लिबर्टी से वहां तक बीच में कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस, कोई, आजकल हम निकलते हैं गोलियां भी मारते हैं, आज क्यों गोली चलाई फिर चले? तो वो सुने ना, वो सुने, मैं बताता हूं, अब क्यों गोली मारी सर, अब क्यों गोली 26 तारीख को, अब क्यों गोली चला? सुन लिए ना, सुन लीजिए। अब यही फॉर्मूला जब आप मुझे 9 को कह रहे थे कि 9 को क्यों नहीं किया, जब 26 नवंबर को इन लोगों ने क्रॉस किया, इन्होंने रेड जोन में दाखला किया, जाके पार्लियामेंट हाउस के गेट को हाथ लगाया इन्होंने, जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ये किया है। लगाया? मैं कह रहा हूं किया, मैं बिल्कुल, मेरे पास गवाह मौजूद है जिन्होंने किया है। नहीं, इस तरह नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा चले, फिर आपके पास गवाह मौजूद है, फिर आप इसको एडमिट करते कि गोली चली? मैं तो कह रहा हूं, मैंने एडमिट करते कि गोली चली, कि वो जस्टिफाइड है, गोली चली, गलत है। नहीं, इस तरह ना करें, आप ये कहें, नहीं आप जस्टिफाइड नहीं, आप ये कहें कि गोली चली। अगर आपको ये पता है कि वहां तक बंदे घुस गए, तो ये नहीं पता कि गोली चली। मैं कब डिनाई कर रहा हूं, गोली चली कि नहीं चली? आप एक मिनट, नहीं, हाँ, गोली चली। सर सुनो तो सही, इस तरह नहीं था, मैंने कब कहा कि नहीं चली? मैंने कब कहा नहीं चली? आपने मेरे मुंह से सुना? शुक्र है किसी ने तो कहा। सर सबने कहा है मंसूर भाई, आपके 13 बंदे पहले एंकर हैं जिसने आज एडमिट किया कि गोली चली। डॉक्टर साहब पहले एंकर हैं, बाय गॉड 13 बंदे गोली चली। क्योंकि मैं बात पूरी सच की कर रहा हूं, आधा सच नहीं बोलूंगा, पूरा करूंगा। 13 बंदे जाबहक हुए हैं आपकी पार्टी के, हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं ना जी? बिल्कुल हुए। तो मैं खड़ा हूं इस मामले में आपके साथ, लेकिन आप भी फिर 9 मई के ऊपर खड़े हो मेरे साथ। बिल्कुल, हाँ सर, मैं तो कह रहा हूं कि भाईजान दोनों चीजें हुई है, लिबर्टी से लेकर कोर कमांडर हाउस तक, सिक्योरिटी लैब से, और जो कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसे उन्होंने ज्यादती की, उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने ज्यादती की। मैं एडमिट कर तो रहा हूं, कैसे करूं? बरअक्स उसके ये भी तो देखें ना कि रास्ते में इतना बड़ा सफर तय करके लोग वहां अगर पहुंचे तो रास्ते में सिक्योरिटी कहां थी? ठीक, इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपकी बात से, मैंने आपसे कहा है कि ये एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन ये होनी चाहिए। इसलिए हम जुडिशियल कमीशन मांग रहे हैं। अतर काज़मी साहब, इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है सर? ये तो मामला डायरेक्टली फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास ही जाएगा, और क्या वो ये जुडिशियल कमीशन बनने देगी? सीधी बात सीधा सवाल। देखिए, मामला तो हुकूमत के पास है ना इस वक्त। राना साहब, एहसान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मामला तो इनके पास है। नायब वजीर आजम उस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। इन्होंने, अब दोनों तरफ से इल्जामात हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, तहरीक इंसाफ वाले भी कुछ बातें करते हैं, हुकूमत वाले भी कुछ इल्जामात लगाते हैं, तो तहकीकात हो जाए तो उसमें क्या मुज़ायका? जहां तक अली अमीन साहब का ताल्लुक है, जो जिस तरह आपने जो उनके बयान का हवाला दिया, वो तो मुझे लगता है कि इमरान खान की पोजीशन से क्लाइंब डाउन है। वो उनकी जो इमरान खान साहब का मौकिफ रहा है, वो उसके बरअक्स मुझे लग रहा है। मौकिफ तो उनका ये रहा है कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन अली अमीन साहब अब ये बता रहे हैं कि जी हमारे लोगों ने कुछ जज्बात में आके कुछ कर दिया। तो उसमें शायद वो, मेरे ख्याल में शायद उस तरह एलेबोरेट नहीं कर सके। उसमें ये वो कहते हैं जी कुछ हमारे लोग भी थे और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है वो मुबैना तौर पे वहां पे ज्यादा गड़बड़ की। पर ये दोनों तरफ से इल्जाम तो लगते रहेंगे, इसकी तहकीकात हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जुडिशियल बन जाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए अतर साहब, मेरा ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब एक ऐसी शख्सियत है, अगर मैं 3-4 नाम लूं जो लोग खान साहब से रेगुलरली मिलते हैं, उसमें एक अली अमीन गंडापुर होंगे, मेरे ख्याल में एक सलमान अकरम राजा साहब होंगे, अलीमा खान साहिबा उनकी बहन होंगी। ये चंद ऐसे लोग हैं जिनकी रेगुलरली खान साहब से मुलाकातें होती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इतना बड़ा लैप्स आ जाए और उनको आइडिया ना हो कि हम लोग अपने बानी चेयरमैन की पोजीशन से जो है डिविएट कर रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि जो बंदा 12 जिले फिर जाए 12 घंटे के अंदर पैदल,
तो उससे फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कल जो है वो कोई और बात कर देगा? तो अली अमीन साहब जो है ना, वो तो इधर आए थे, अचानक गायब हो गए। अली अमीन साहब का तो बड़े मसाइल है ना। तो मसला ये है कि ये तो तहकीकात होंगी तो कोई आपको जो है ना चीजें पता चलेंगी। नहीं तो अली अमीन साहब का अपना मौकिफ है, हुकूमत वालों का अपना मौकिफ है, लेकिन इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा। इस तरह तो मामलात नहीं चल सकते। अब ये जो कहा जाता है सजाएं हो गई, वो कौन सी आलमी अदालतें इंसाफ से सजाएं हुई हैं? फौजी अदालतों से हुई हैं। दुनिया के किसी भी महजब माशरे में, जमहूरी माशरे में क्या लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं होती हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होती थी अतर साहब? नहीं, इस तरह नहीं होती थी। देखिए, वो कंफ्यूज किया जाता है। किस तरह होती थी? एक तो देखें, जो दहशतगर्दों को हुई थी उसकी आपकी बनी थी जनाब, वो पूरी आईनी तरमीम हुई थी। उसके अलावा जो दूसरे केसेस थे उसके अंदर भी वो कोई इक्का दुक्का केस थे और वो भी नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, अगर वो गलत थे। ये तो कोई जवाब नहीं है ना कि आप एक सियासी जमात के। उस वक्त जब वो हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे रेजिस्ट किया था, कहा था ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये फौज जो कुछ कर रही है गलत कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। उस वक्त तो वो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट कौम की वालिद है। उस वक्त तो ये कहते थे कि जनरल बाजवा जो है और जनरल जो फैज, वो दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी जनरल्स हैं, वो हमारे साथ मिलकर जमहूरियत को आगे लेके चल रहे हैं। तो पर तहरीक इंसाफ ने तो वो सबक सीखा है। लेकिन उस वक्त ये जो राना एहसान साहब के लीडर हमें बताते थे खलाई मखलूक के हवाले से, और ये बताते थे कि जनाब एक हाइब्रिड निजाम है और हमने असली जमहूरियत लेके आनी है, उन्होंने आके तो यहाँ पे सत्यानाश कर दिया। उन्होंने तो आके यहाँ पे जो निजाम मुतारिफ करवाया, वो तो इमरान खान का वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। बहुत पीछे रह गई। उससे भी ज्यादा हालात जो है वो उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। मैं ब्रेक लेता हूँ, राना साहब के सामने ये बात रखेंगे कि भाई आप लोगों ने तो वोट को इज्जत देनी थी, ये मामला कहां से कहां चला गया, इज्जतें कहीं और जाना शुरू हो गई हैं। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान अफजल साहब के सामने अतर काज़मी साहब ने एक अपना तजिया रखा। राना साहब, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो नारे हमने आप लोगों के सुने थे आज से 3-4 साल पहले। लेकिन आज कहानी कहां से कहां तक आ चुकी है कि ऑपोजिशन भी ठट्ठा उड़ा रही है और साथ ही साथ सीनियर तजियाकार भी ये कह रहे हैं कि जनाब इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, हमने करके तो दिखा दिया। हमने एक इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर लिया। दुनिया के अंदर जो आइसोलेशन का जो आंसर देते थे कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, वो भी ख़त्म हो गया। मईशत का जो टर्न अराउंड है वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है और मुल्क आगे बढ़ रहा है हर लिहाज से। आपकी एक्सपोर्ट्स हों, आपकी फॉरेक्स रिजर्व्स हों, आपकी इन्फ्लेशन हो, हर चीज बेहतरी की तरफ जा रही है। और मैं समझता हूं कि ये महसूस भी आहिस्ता-आहिस्ता सबको होना शुरू हो गया। मंजूर भाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वो मैं आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे अतर भाई। ना खुशी के आंसू आ गए। राना एहसान साहब ने जो बातें की हैं, मैं तो मेरे खुशी के आंसू बह रहे हैं मेरी आंखों से। राना साहब, ये आप लोग जब मुआशी तरक्की का क्रेडिट लेते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये हमारा कारनामा है, ये देखें हमने करके दिखाई है, तो मैं वैसे एक मेरे जेहन में ये सवाल आता है, आप कौन है आजकल फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है इस हुकूमत के? पीएमएलएन के मेंबर है, सेनेटर हैं औरंगजेब साहब, और बड़ा पुराना उनका लिंक है मियां नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ, पुराने उनके जानने वाले। किस सन में राना साहब और हमारी पार्टी के मेंबर हैं? जी, किस सन में औरंगजेब साहब ने नून लीग ज्वाइन की थी? देखिए, बात ये नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को जो लगता है कि जो बंदा मौजू है, जो बंदा डिलीवर कर सकता है, जो बंदा टैलेंटेड है और जिस वक्त उसकी ज़रूरत है, तो उस वक्त उन्होंने अच्छा खिलाड़ी प्लेस किया और उस खिलाड़ी ने अच्छा खेला। तो ये कहना कि वो कब आया, कैसे आया, देखें हमारी मैंने सवाल कुछ और किया था। मैंने पूछा औरंगजेब साहब ने मुस्लिम लीग नून कब ज्वाइन की? हाँ, साल पहले की होगी, अब साल हो गया इस हुकूमत को, तो तभी ज्वाइन की थी। लेकिन ही मैं आपको ये पहले बता दूं कि ही हैज़ बीन नोन टू द फैमिली। ये जो प्राइम मिनिस्टर से और मियां नवाज शरीफ से बड़ा पुराना उनका तल्लक है और उनको लगा कि वो इस वक्त यहाँ डिलीवर कर सकते हैं, तो उनको उन्होंने पिक कर लिया। और ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है, प्रेरोगेटिव है। मोहसिन नकवी साहब ने नून लीग कब ज्वाइन की? जी बिल्कुल। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने जो है, ही इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट का जिस तरह मैंने कहा, ये प्रेरोगेटिव पीएम का होता है कि उसने किसको रखना है और कैसे रखना है। तो जहां देखिए, मैं आपके सवाल को आ जाता हूं, यहां
आज आप कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दो नहीं मिल रही और क्या ये जो पार्टी है पीटीआई इसका कोई रगड़ा निकाल रहे हैं, इसका ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। जब 9 मई के वाकयात हुए तो वो किसी ने नहीं इंस्टिगेट किए थे। राणा साहब, मैं डॉक्टर साहब से 9 मई पे काफी बहस मुबाहिसा आपके सामने कर चुका हूं, मेरे ख्याल में वो सबने देख लिया। लेकिन मुझे अजीब लगता है जब आप लोग एक ऐसी चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं जिसके रूहो रवा आप नहीं हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये वजीर खजाना आपका नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये वजीर दाखिला आपका नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मंसूर साहब आई एम सॉरी, नहीं है। आई एम सॉरी। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। हमने बड़ी मेहनत की है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत की है, बहुत सारे फैसले किए ऐसे जिससे हमें बड़ा हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा है, हमने भुगता है। अब जब आप बेहतरी हो रही है मुल्क तो आप कह रहे हैं आप हमें क्रेडिट नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? मुझे आपने फरमाया हमने ये वोट को इज्जत दो। आज आपके निजाम के अंदर जो की है, आपके निजाम के अंदर, राणा साहब आपके निजाम के अंदर आज वो कोट लखपत जेल का जो जेलर है ना, वो एक चेयरमैन सेनेट से ज्यादा तगड़ा है कि एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद वो एक सेनेटर को जाने नहीं दे सकता। ये है कुल औकात आपके इस जमहूरी निजाम की। दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। देखें, वो अगर प्रोडक्शन ऑर्डर दिया गया है वो होना चाहिए। अब उसकी क्या वजूहात जो हैं बताई गई हैं, सिक्योरिटी की वजूहात हैं, तो उसको ओवरकम करके वो प्रोड्यूस होना चाहिए। या आप जो मर्जी हमें जहां मर्जी से आप ये वो ताने तूने मारे, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत मेहनत हुई है और एक एक पॉलिसी पे बड़ी बड़ी तगोदो और दिन रात करके हमने ये अचीव किया है। और इसके अंदर हमने अपना पॉलिटिकल लॉस भी लिया है, मुश्किल फैसले किए हैं लेकिन मुल्क के मफाद के फैसले किए हैं। और वो किसी ने करवाए नहीं है, हमने खुद किए हैं, कैबिनेट ने किए हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स ने किए हैं, सबने किए हैं। और उसका फिर हमें उसका नतीजा भी हमने भुगता है। जब मुश्किल वक्त थे हमें बहुत सारी आप लोगों ने तनकीद भी हमने जो है वो बर्दाश्त किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसले मुश्किल किए आज उनके जो है वो नताइज आ रहे हैं। और आगे भी अगर हमें कोई मुश्किल फैसले करने पड़े मुल्क के मफाद के लिए हम करेंगे। अपनी सियासत को हम दाव पे लगा के करेंगे, लेकिन मुल्क के मफाद के फैसले हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये आप जो मर्जी कह ले, आपके ख्याल में अगर एक सिटिंग सेनेटर सेनेट का इजलास अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि आपकी नजर में सिक्योरिटी का इशू है, उसकी सिक्योरिटी के साथ कोई मसला है जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकता, ये आपके ख्याल में इस निजाम के लिए कोई फखरिया पेशकश है? ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें खुश होने वाली बात है? नॉट गुड इनफ, ये गलत है। उनके सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके उनको पेश करना चाहिए। बिल्कुल, अगर चेयरमैन सेनेट ने अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए हैं तो अगर सिक्योरिटी का इशू है तो वो क्लियर होके उनको पेश करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि सिक्योरिटी का अगर कोई कंसर्न भी है तो ओवरकम करके उनको लेके आए। मंसूर साहब, आप भी बाल की खाल उतार रहे हैं ना, आप भी खामखा जो है वो कभी उनसे पूछते हैं कि ये आपका है इकोनॉमिक मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, कभी वजीर दाखिला का पूछते हैं। इशू ये है कि जो राणा साहब का अपना हल्का है, अब राणा साहब उन चंद लोगों में से हैं जिनको सबको पता है, पढ़े लिखे हैं, एक सुलझे हुए आदमी है। इनकी जमात ने तो इनकी जगह पे वहां पे राजा रियाज को टिकट दे दिया था और वो सारे कहते थे कि राजा रियाज साहब जो है वो मियां साहब से बहुत दरीना ताल्लुक है। तो अब राणा साहब जो है वो अब आप बार बार उनको खामखा अतर भाई आपने ना एक दुखती रख के ऊपर हाथ रखा। मैं क्यों ये मैं बोल रहा हूं, ये जारी बात है, ये राणा साहब की एक पोजीशन है, वो पार्टी लाइन से हट नहीं सकते। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब इन जैसे टैलेंटेड लोग, इन जैसे पढ़े लिखे नौजवान जो एक्चुअली एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, इन लोगों को बैक बेंचेस पे बिठाया जाता है और दुनिया जहां की पर्चियां, दुनिया जहां के ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते फ्रंट बेंचेस पे बैठना, उनको ये जगह दे दी जाती है। मुझे अफसोस इस बात के ऊपर, इसलिए मुझे इतना गुस्सा निकल रहा है। आई नो राणा साहब वुड नॉट लाइक दिस, बट आई एम सॉरी, मैं इन्हीं को देखते हुए मुझे ये सारी बात कहनी पड़ रही है। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मंसूर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये कैबिनेट बड़ी टैलेंटेड कैबिनेट है और ये डिलीवर कर रही है और बड़े अच्छे काबिल लोग सिलेक्ट किए हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद दिन रात मेहनत करते हैं और उसके नताइज आएंगे आगे। हम तो मैं आपको ये प्रिडिक्ट कर देता हूं कि जो ये हम क्लेम कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड है या जो भी है, ये 6 से 12 महीने बाद इंशाल्लाह हमें लगता है कि ये गली मोहल्ले में ये फीलिंग आ जाएगी कि बेहतरी आ गई। अच्छा, ये ट्रिकल डाउन करेगी, ये बेहतरी आगे की आपने बात की। डॉक्टर साहब एक और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सर, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो तकरीब हल्फ बर्दारी है, इसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब को भी इनविटेशन आ गया है, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी जा रहे हैं उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनविटेशन नहीं मिला, बड़ी देर से कोशिश हो रही थी पिछले कई हफ्तों से, लेकिन अभी तक गालबन पीटीआई को इनविटेशन नहीं मिल सका।
जी मंसूर भाई, मैं इस मामले में बिल्कुल लाइलम हूँ कि किसको इनविटेशन मिला किसको नहीं मिला, और ना ही मैं समझता हूँ कि हमारी कोई ख्वाहिश है। अगर वो मुनासिब समझेंगे भेज देंगे, अगर वो मुनासिब नहीं समझते तो ना भेजें। हमें ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने आपस में जो भी हमारे मामलात हैं, हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में रहकर इनको हल करना होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता चलूँ मंसूर भाई, माजी में शायद पीटीआई ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, पीपल पार्टी ने भी अपनी गलतियों से सीखा, नवाज शरीफ साहब ने बहुत किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो गलतियों से सीखा नहीं, दोबारा रिपीट कर ली हैं। उन्होंने अपने भाई को वजीर आज़म बनाया, बेटी को वजीर आज़म। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों से बालातर होकर हमें अब कोई ना कोई ऐसा मुस्बत कदम उठाना चाहिए, मुस्बत तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें, आवाम का सोचना चाहिए। अगर मैं कता कलामी की बात, आपकी सोच बहुत अच्छी है, हो चुकी है आपकी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सोच है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी इतनी पॉजिटिव अप्रोच है। ये मैं हमेशा उस शख्स की बहुत कदर करता हूं जो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करके मामला को रिजॉल्व करना चाहता है। लेकिन ये जो थोड़ी देर पहले आपने बात की कि हम उम्मीद नहीं रखते अमेरिका से, हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे मामलात में इंटरफेयर करके हमें कोई रिलीफ दिलाएगा। सर रिचर्ड ग्रेनेल को मैं तो नहीं टैग करता ना सर, आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा बार बार टैग करके कभी सहाफियों की शिकायतें लगाते हैं, कभी सियासतदानों की शिकायतें लगाते हैं। वे रिचर्ड है वे साढ़े ना की हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने सर। देखें दो चीजें, जब हमारी हुकूमत गिरी थी यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें लगे हुए वेंटिलेटर लगे हुए हैं, ठीक है, उस वक्त भी वो गलत कह रहे थे, ठीक है जी, ठीक। और आज जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, हमने पूरा एक ओवरसीज में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ था इमरान खान साहब के हक में, और इन बिटवीन ये इलेक्शन आ गया ट्रंप का। जब ट्रंप का इलेक्शन आया तो ये रिकॉर्ड की बात है कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी ओवरसीज थे उनकी सिंपैथीज या उनको वोट लेने के लिए ट्रंप हुकूमत ने जो है वो इमरान खान साहब का नाम लेकर जो है अपनी कैंपेन की, ठीक है जी। किसने? और मेरा ख्याल है कि ये सॉरी दोबारा डॉक्टर साहब बताइएगा क्या फरमाया आपने? सर ट्रंप की कैंपेन में क्या खान साहब का नाम नहीं लिया गया था? नहीं सर, ये तो रिकॉर्ड की बात है यार। सर रिकॉर्ड दिखाइएगा अगर है आपके पास। रिकॉर्ड की बात है भाईजान। ओवरसीज पाकिस्तान, चले मैं ढूंढ लूंगा, मैं इतना को सेव करके नहीं बैठा, मेरे को नजर से गुजरी थी। और जो मुकामी सतह पे मीटिंग्स वगैरह हुई थी वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी ये नाम लेते रहे। नहीं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान का नाम लिया है अपनी कैंपेन में कि नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर उनकी कैंपेन में हुई बात अपना जहां तक मेरी नजर में, ठीक है जी, चले नहीं लिया होगा, चले ठीक है, मैं आप ही की बात को, राना अफजल एहसान की बात को एडमिट कर लेता हूँ, नहीं लिया होगा। आप असल में अपनी प्रोपेगेंडा को सच मानना शुरू हो गए, यही तो अलमिया है पीटीआई का कि इनका प्रोपेगेंडा इतना जहरीला है, इस तरह ना करें, नहीं इस तरह नहीं हुआ था। एहसान भाई मसला छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा हूं। आप झूठ पे जी प्लीज अतर भाई से कमेंट कर लें। डॉक्टर साहब आप बात कंप्लीट करें प्लीज, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए डॉक्टर साहब। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि झूठ पे अब जितना पर्दा डालेंगे ना, झूठ ही रहना है, झूठ तो ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमें ना अब थोड़ा सा एक ये सोच लेना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि ये वक्त है, और अगर कल हमने भी ये कह दिया ना कि यार फिर ठीक है सानू भी वेंटिलेटर ही लगे रहे, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। हम समझते हैं कि यहीं पर ही चीजें सेटल डाउन हो जाए तो मुस्बत है। अब आप लोगों ने, नून लीग ने जितनी सख्तियां करनी थी, जो इन लोगों से, मेरा ख्याल है कि अब ये मार के थक गए। हम मार खा के नहीं थके, ये थक गए, इनसे अब ज्यादा मारा भी नहीं जा रहा। लिहाजा डॉक्टर साहब आपके ख्याल में मार ये रहे, आपके ख्याल में ये मार रहे सर जी, फिर मार नहीं रहे, हुकूमत नहीं कर रहे ने, हाँ जी, अपना मार ये नहीं रहे, हुकूमत ये कर रहे हैं यार, फिर किसको इल्जाम दे, किसके गले डालें? फिर अगर नाम ले फिर आप लोगों ने कहना ओ जी ये तो पीटीआई तो अच्छा, फिर अगर रिचर्ड हमारे मामले पे थोड़ा सी रोशनी डाल दे, फिर आप उसका भी शिकवा कर मैं जाते ना करें, डबल स्टैंडर्ड ना रखें। मैं जाते डॉक्टर साहब आसान अल्फाज में कहता हूँ, ये मार नहीं रहे, मरवा रहे हैं, सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, ये मरवा रहे हैं। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।